सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रख रहे हैं साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8। और कक्षा 8 के अंदर हमारा राजस्थान जो है ये अपन लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? इससे पहले अपन ने हमारा राजस्थान 6 और 7 के लिए कर दिया। अभी ताजा एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। रीट आपके लिए पहले ही आई हुई है, वनपाल वन रक्षक पहले से ही है, और पटवार की तो बात ही पुरानी हो चुकी है। 1 साल भर्ती को आए हुए हो गया। अब अगर नौकरी नहीं लगते, इसका मतलब आप पढ़ने में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो जाओ तैयार और फटाफट से अपनी क्लास को एक बार सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा और करते हैं अपन आगे की चर्चा को स्टार्ट। हाँ जी, देखिएगा इस कक्षा 8 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं समरी आपको दिखा देता हूं, ताकि आप भी थोड़ा आश्वस्त रहें कि हम ये पढ़ने वाले हैं। 18वीं सदी का राजस्थान पहला चैप्टर है। दूसरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान। सारे टॉपिक हर पेपर में आने वाले हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण बोले तो एकीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में उद्योग है, परिवहन और पर्यटन है, विकास योजनाएं, जन जागरण, सामाजिक सुधार के लिए प्रयास, ग्रामीण शहरी स्वशासन और राजस्थान में कुलार संस्कृति। यानी इसका एक भी पार्ट, एक भी लेसन ऐसा नहीं है जो आपके काम में नहीं आएगा। बिना किसी देरी के हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन देखिएगा इस प्रकार से है। 18वीं सदी का राजस्थान, यानी 18वीं सदी के अंदर राजस्थान में क्या स्थितियां थी, किस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं आधुनिक राजस्थान की बातें यहां से शुरू हो जाएंगी। कौन से राजस्थान की? आधुनिक राजस्थान की बातें यहां से शुरू हो जाएंगी। क्या है आधुनिक राजस्थान, किस प्रकार से चलेगा, कैसे मराठाओं का अपने राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू होता है और किस प्रकार से आगे की कहानियां बनती हैं, तो ये देखते हुए चलिएगा। यानी ये जो लेसन है ये स्पेशल हमें जानकारी देगा कि मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में किस प्रकार से प्रवेश होता है और किस प्रकार से कहानियां ये आगे बढ़ जाती हैं। साथियों देखिएगा, सबसे पहले यहां पे आ रहे कि मराठा शक्ति को सबसे पहले शिवाजी ने संगठित किया था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मराठा जो शक्ति थी उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाती। यानी मुगल सत्ता जैसे ही कमजोर पड़ती है, औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, वैसे ही जो मराठा शासक थे उन मराठा शासकों ने सोचा कि अब हमें उत्तर भारत की ओर भी रुख करना चाहिए। जब उत्तर भारत की ओर, दिल्ली की ओर जाएंगे तो रास्ते में मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लग जाते हैं। और मराठों का मालवा और गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। प्रश्न बना कि गुरुजी राजस्थान वालों ने चिंता क्यों की? साथियों समझने की कोशिश करना। यहां मैं छोटा सा एक मैप बनाता हूं। मैंने यहां पे इस प्रकार से मैप बनाया और मैं कहूं कि यहां दिल्ली थी और दिल्ली की राजगद्दी पे औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। अब जब मराठा ये जो आपका मराठाओं का साम्राज्य था, मराठा जब दिल्ली तक जाना चाहेंगे तो रास्ते में राजस्थान भी आएगा, अब दिल्ली की स्थिति का कमजोर होना, पहली बात तो राजस्थान के शासक खुद चाहते थे कि हम साम्राज्य को विस्तारित करें, लेकिन बीच में ही एक नया पंगा पड़ गया। मराठा जो शासक थे, मराठा जो पेशवा थे, वो इनके लिए बाधा बन रहे थे। दूसरी बात ये थी कि मराठा दिल्ली को लेना चाहते थे। मराठा जब दिल्ली तक जाएंगे तो रास्ते में राजस्थान था, उससे पहले उनको राजस्थान को कमजोर करना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने पहले मालवा वाले क्षेत्र पे आक्रमण करना शुरू किया, उसके बाद में गुजरात वाले क्षेत्र पे आक्रमण करना शुरू किया, और बाद में किस प्रकार से वो राजस्थान की राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखते रहिएगा, बने रहिएगा और फटाफट से क्लास को अपने शेयर कर दीजिएगा। साथियों गौर कीजिएगा, आगे क्या कहानी आ रही है कि सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया, लेकिन यह कोई राजनीति में हस्तक्षेप नहीं था। और उसके बाद 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने, ये वही बाजीराव है, बाजीराव मस्तानी वाला ही है ना, वो का वही। अब पेशवा बाजीराव मतलब आप यूं देखिएगा, यानी मराठाओं में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था साहू जी। और साहू जी जो थे, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था आपका बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ था। साथियों गौर करना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। साहू जी के दरबार में बालाजी विश्वनाथ पेशवा था।
और जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है, बालाजी विश्वनाथ की जगह अब नया पेशवा कौन बन जाता है? पेशवा बाजीराव बन जाता है। और पेशवा बाजीराव ने एक संकल्प लिया कि अपनी जो मराठा ध्वजा है वो अटक से लेकर कटक तक फहरनी चाहिए। यानी दक्षिण के अंदर निजाम से लेकर लड़ता हुआ वो उत्तर के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव को भी कमजोर करना चाहता था। इधर गुजरात से लेके और उड़ीसा तक वो अपने अटक से लेके कटक तक अपनी ध्वजा को फहराना चाहता था। बड़ा योग्य पेशवा था। अब वो उत्तर भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लग जाते हैं। 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। इसके बाद 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों पे आक्रमण किए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वालों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। साथियों, प्रश्न आ सकता है, खिराज क्या था? यह कृषि भूमि पे लगने वाला कर था। यानी खिराज क्या था? खिराज कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर था। और यह जो कर था कृषि भूमि पे लगने वाला, ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासक थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब हम कर दे देंगे। चलता रहा मामला, कोई बात नहीं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में सीधा प्रवेश कहां से होता है? तो साथियों गौर करेंगे, यहां ये जो बात आ रही है कि 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहां के शासक भयभीत होने लग गए और मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि बूंदी वाला जो उत्तराधिकार संघर्ष था यह किस प्रकार से चलता है। भाई, बूंदी में मराठा क्यों आए? प्रश्न तो बनता है ना कि बूंदी में मराठा क्यों आए। इस क्यों का जवाब सुनिएगा और बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा। मैंने कहा यहां जयपुर, और जयपुर में शासक कौन था? जयपुर में शासक थे सवाई जयसिंह। सवाई लगा दिया मैंने तो जयसिंह फर्स्ट द्वितीय का तो कोई मसला ही नहीं रहना चाहिए। वो जयसिंह फर्स्ट मिर्जा राजा थे और ये सवाई जयसिंह द्वितीय जिसे अपन कहते हैं। जयपुर में सवाई जयसिंह थे। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन बूंदी की, ये जो आपका बूंदी था, बूंदी के अंदर शासक थे बुद्ध सिंह हाड़ा। कौन थे? बूंदी में थे बुद्ध सिंह हाड़ा। अब साथियों गौर करना बात पे, बुद्ध सिंह हाड़ा की जो पत्नी थी, किसकी पत्नी? बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी। क्या नाम था जिसका? बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी जो आपका जयसिंह की बहन थी। किसकी बहन थी? जयसिंह की बहन थी। याद रखेंगे। नाम क्या था? फटाफट से आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नाम क्या था। जल्दी, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी नाम बता दीजिए। सूरज कंवर नाम था। क्या नाम था? सूरज कंवर। यानी बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी जिसका नाम था सूरज कंवर। और ये जो सूरज कंवर थी ये किसकी बहन थी? ये जयसिंह की बहन थी। यानी मैं यूं कह सकता हूं इस बात को कि जयसिंह जो थे इनका बहनोई कौन था? बुद्ध सिंह था। चलो ठीक है, था कोई दिक्कत नहीं, मामला चल रहा था। अब साथियों होता क्या है, आगे जाके किस प्रकार से अनबन होती है। इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था भाई साहब? इन दोनों से एक पुत्र होता है और पुत्र का नाम था भवानी सिंह। और भवानी सिंह जैसे ही पुत्र होता है वैसे ही बुद्ध सिंह हाड़ा कहता है कि भवानी सिंह तो मेरा पुत्र नहीं है, ये किसी और का होगा, मैं तो सूरज कंवर के पास ही नहीं जाता। जब ये बातें सुनी जाती हैं, तब जयसिंह क्या करता है? जयसिंह किसी भी प्रकार से करके और भवानी सिंह को मरवा देता है। और बुद्ध सिंह से इनकी क्या हो गया? बुद्ध सिंह से इनका विवाद पैदा हो गया। अब जैसे भवानी को मरवा देता है, अब सूरज कंवर जो थी पत्नी बुद्ध सिंह हाड़ा की, अब वो बुद्ध सिंह को कहती है, देखो पतिदेव, जयसिंह ने मेरे पुत्र को मरवा दिया, बोले तो मेरे भाई ने मेरे पुत्र को मरवा दिया, अब ये गड़बड़ है, ये बात गलत है। तब बुद्ध सिंह कहता है कोई बात नहीं, मरवा दिया तो कोई बात नहीं, अपन एक काम कर लेते हैं। और बुद्ध सिंह हाड़ा का एक पुत्र था जिसका नाम था उमेश सिंह, कि हम अब बूंदी का शासक किसको बनाएंगे? उमेश सिंह को बना देंगे। दूसरी रानी का पुत्र था उमेश सिंह। अब जयसिंह यहां इंटरफेयर करता है। जयसिंह कहता है कि मेरा भांजा भवानी सिंह तो मारा गया, और वो एक बंदे को पकड़ के लाता है, किसी जागीरदार के बेटे को, और उसका नाम क्या था? दलेल सिंह था।
यानी वो बूंदी पर बैठाना किसको चाहता था? वो बूंदी पर बैठाना चाहता था दलेल सिंह को, जबकि बुद्ध सिंह जो था ये अपना उत्तराधिकारी किसे मान रहा था? उमेद सिंह को। अब ये विवाद की स्थिति पैदा होती है और इस विवाद की स्थिति में ऐसे करते करते बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही बुद्ध सिंह की मृत्यु होती है, उमेद सिंह बूंदी की राजगद्दी पे बैठने का इच्छुक था और था भी उत्तराधिकारी, लेकिन जयसिंह के सहयोग से अब बूंदी का शासक किसे बना दिया जाता है? दलेल सिंह को। जैसे ही बूंदी का शासक दलेल सिंह बनता है, अब सूरज कंवर है। अब सूरज कंवर ये किसको? ये मराठों से सैनिक सहायता मांगती है। किससे? मराठों से क्या मांगती है? सैनिक सहायता मांगती है। और मराठों में याद रखिएगा मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, यानी हाड़ी रानी ने, जो आपका बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी, कछवार वंश से थी, ये क्या करती है? ये आपका मराठाओं से सैनिक सहायता मांगती है और सैनिक सहायता देने के लिए मराठाओं में मल्हार राव होलकर, कौन भाई साहब? मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, ये सैन्य यहां पे आ जाते हैं और बूंदी के ऊपर आक्रमण करते हैं। यानी आप एक बात समझ लीजिएगा कि बूंदी की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप कब होता है? जब बूंदी का शासक बुद्ध सिंह हाड़ा था। और कैसे उत्तराधिकार संघर्ष मचल जाता है यहां पे? बुद्ध सिंह हाड़ा, इनकी मौत के बाद शासक उमेद सिंह बनना था, लेकिन जयसिंह के सहयोग से अब बूंदी का शासक कौन बन जाता है? दलेल सिंह। फिर विवाद की स्थिति पैदा होती है और जो आपका बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी, वो आपका राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर को कहां बुला लेती है? अपने यहां बुला लेती है। आ बेल मुझे मार वाली स्थिति हो जाती है। और मराठाओं का तो काम क्या था? मराठों का काम था एक भाड़े के सैनिक की तरह काम करना। जो जितना पैसा देगा अपन उसकी ओर ही चले जाएंगे, जो जितना पैसा देगा हम उसकी ओर ही चले जाएंगे। इनका कोई ये नहीं था कि हम इस रानी की तरफ जाएंगे, जयसिंह ज्यादा पैसा दे देगा तो जयसिंह की तरफ चले जाएंगे। इनका तो एक ही काम था कि जो जितना ज्यादा पैसा देगा हम उसकी तरफ ही चले जाएंगे। यानी इस प्रकार से 1734 में, अब यहां काम की बात आ रही है, 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक, ये गड़बड़ है, बुद्ध सिंह तो चले ही गए थे, फिर आए थे, तो बुद्ध सिंह को वहां पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। यह बड़ा शानदार प्रश्न बन सकता है कि मराठों का राजस्थान की राजनीति में पहला हस्तक्षेप कब हुआ? ये 1734 में। और ये जो उत्तराधिकार संघर्ष था बूंदी का, ये 1730 से लेके 1734 तक चलता है। अब धीरे धीरे मराठा थे वो राजस्थान में आने लग गए तो राजस्थान के राजाओं को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अब हमें कुछ ठोस योजना बनानी पड़ेगी, मराठों के विरुद्ध हमें कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। ऐसे तो ये मराठा हमें जीने ही नहीं देंगे। अब ठोस नीति के लिए सारे राजा निर्णय लेते हैं कि हम एक सम्मेलन बुलाएंगे। हम क्या करेंगे? एक सम्मेलन बुलाएंगे और उस सम्मेलन का नाम रखा जाता है हुरडा सम्मेलन। क्यों बुलाया हुरडा सम्मेलन? अभी बताया कि मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए यह सम्मेलन बुलाया जाता है। गुरुजी, सम्मेलन कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसकी। 17 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन बुलाया जाता है। कहां पे हुआ यह सम्मेलन? यह भीलवाड़ा के अंदर होता है। हुरडा नाम की जगह कहां पे? तो याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। यहां सारे शासक इकट्ठे हो जाते हैं। अब काम की बातें आ रही। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हालांकि इससे पहले भी जगत सिंह द्वितीय के पिता संग्राम सिंह ने काफी प्रयास किए थे। गुरुजी, किस चीज के प्रयास किए थे? इन्होंने प्रयास किया था, जो आपका मराठा आ रहे थे उनको पैसा देके कि आप मालवा खाली कर दीजिए, लेकिन धन लेकर भी मराठे मालवा को छोड़ने में तैयार नहीं थे। यानी इस हुरडा सम्मेलन से पहले भी राजस्थान के शासकों ने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपनाई थी, लेकिन मराठा जो थे वो राजस्थान से बाहर जा ही नहीं रहे थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे, है ना। अब देखिएगा, प्रश्न बना कि सम्मेलन में कौन कौन आता है, कहां कहां से? तो सम्मेलन में अकेले जगत सिंह द्वितीय नहीं आए। आमेर से कौन आते हैं? सवाई जयसिंह आते हैं, ये नाम नोट कर लीजिएगा। जोधपुर से कौन आते हैं? अभय सिंह आते हैं। नागौर से कौन आते हैं? बख्त सिंह आते हैं।
कोटा से कौन आते हैं? महाराज दुर्जन साल सिंह आते हैं। गुरुजी इसके अलावा भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। बीकानेर से कौन आते हैं? बीकानेर से इस सम्मेलन में जोर लगाते हुए जोरावर सिंह आता है और करौली का गोपाल सिंह आता है। करौली से कौन आते हैं? करौली से गोपाल सिंह आते हैं इस सम्मेलन में। जबकि बात करें किशनगढ़ से कौन आते हैं? किशनगढ़ से राज सिंह इस सम्मेलन में आते हैं। यानी ये प्रश्न आ सकता है, हुरडा सम्मेलन सबको पता है कहां, भीलवाड़ा में हुआ, कब हुआ सबको पता है, 17 जुलाई 1734 को हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन आए थे। और ये आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा, पक्का आएगा, छपेगा आपके पेपर में। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह आए, जोधपुर से अभय सिंह आए, नागौर से बख्त सिंह आए, कोटा से महाराव दुर्जन साल सिंह आए और बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल और किशनगढ़ से राज सिंह आए। सारे शासक आते हैं। कहने को तो ये सारे का सारा एक प्रकार से अपन यूं कहें एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन ये ऐतिहासिक कदम कोई इतिहास नहीं बना सका। क्या नहीं बना सका? कोई इतिहास नहीं बना सका। यानी जिस जोश के साथ ये सम्मेलन बुलाया गया था वो जोश पूरा नहीं हुआ। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया जाता है, एक पत्र तैयार किया जाता है, और जिसमें बात निश्चित होती है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। नंबर 1 पॉइंट, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु और एक का मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा। मेरा दुश्मन तो तेरा भी दुश्मन और तेरा दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन। अगर तेरी इससे मित्रता है तो मेरी भी मित्रता है, और तेरी अगर मित्रता नहीं तो मेरी भी मित्रता नहीं। कोई भी नई योजना बनाई जाएगी, सभी मिलजुल कर निश्चित करेंगे। कोई भी नई योजना बनाएंगे तो सारे मिलजुल के निश्चित करेंगे। एक का अपमान होगा तो सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई भी राज्य दूसरे राज्य के विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। और फिर तय हुआ, क्योंकि जुलाई का था, कि जैसे ही जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, उसके बाद रामपुरा जो आगूचा था, यहां पे हम लोग इकट्ठे होंगे। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण है। पर्सन यहीं से निकल के आएंगे कि इन्होंने हुरडा सम्मेलन में इकट्ठे हुए सभी शासकों ने आगे कहां इकट्ठे होने की बात कही, रामपुरा में इकट्ठे होने की बात कही, लेकिन ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की गई। यानी मैं यूं कह दूं कि यहां पे लोगों ने व्यक्तिगत जो स्वार्थ थे, उन स्वार्थों के कारण आपका ये जो सार्वजनिक स्वार्थ था राजस्थान से मराठाओं का बाहर निकलना, ये काम नहीं हो सका। व्यक्तिगत स्वार्थ थे, कोई चाहता था मैं तो मराठाओं से दोस्ती कर लूंगा, कोई कुछ, ये बातें चलती रही। परिणाम क्या होना था? जो इस सम्मेलन का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाता है। अब देखिएगा आगे की बात आ रही क्या? राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से तो समान थे, लेकिन इनमें एकता का अभाव था। एकता नहीं थी। आमेर के शासक सवाई जय सिंह की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता चला गया। अब जब प्रभुत्व बढ़ा तो इस प्रभुत्व की पुष्टि कैसे हो? मराठा तो बड़े ही शानदार थे, उनको तो पता था, उनके पास तो तकनीक थी। तो 1735 में पेशवा बाजीराव अपनी मां राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पे भेजता है और कहता है कि वहां पता चल जाएगा अपने को कि कौन कौन लोग अपने साथ हैं और कौन कौन लोग अपने विरुद्ध हैं। जब राधाबाई आती तीर्थ यात्रा पे तो सारे शासक हैं वो सम्मान करते हैं। जयपुर वगैरह के अंदर भी इनकी माता का सम्मान किया जाता है, और जब माता का सम्मान किया गया, आदर सत्कार किया गया, तो मराठे थे वो संतुष्ट हुए, और उन्होंने जब अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आता है और यहां से चौथ वसूली करता है। कर, चौथ का मतलब कर। अगले वर्ष बोले तो 1936 में। अब गुरुजी ये तो पता आ गया अगला वर्ष, लेकिन आया कहां था? पेशवा बाजीराव 1936 में उदयपुर में आया था, नोट कर लेना। बुक ला रखी होगी आपने, नहीं ला रखी तो बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। यानी लौट आने पर पेशवा बाजीराव कहां आता है भाई? अगले वर्ष राजस्थान में तो आता है, लेकिन आता कहां पे? तो याद रखेंगे, आता है कहां पे? उदयपुर के अंदर। उदयपुर आया। उसके बाद उदयपुर आने के बाद में मामला 1936 लिख दिया मैंने, 1736 आएगा, सॉरी। अब ये जो 1736 में आ जाता है, चलो ठीक है। उसके बाद में धौलपुर में
उसके बाद में धौलपुर में एक समझौता होता है। समझौता किस किस के बीच होता है साथियों, गौर करना। धौलपुर में समझौता होता है आपका पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव और साथ में कौन, पेशवा बाजीराव और साथ में कौन, तो याद रखेंगे पेशवा बाजीराव के साथ सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय, यही जयपुर वाले शासक सवाई जयसिंह द्वितीय हैं ये, और साथ में पेशवा बाजीराव। इनके मध्य एक समझौता होता है और समझौते को नाम दिया गया धौलपुर समझौता। प्रश्न बनेगा कब होता है, तो मित्रों याद रखना 1741 में होता है। कब होता है, 1741 में होता है। और 1741 में अगर बात होती है कि ये कब बातें चल रही थी, ये 18 मई 1741 की बात थी। दोनों के मध्य समझौता हुआ। समझौते की क्या क्या शर्तें थी वो तो अपने को नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर चाहिए कि समझौता कब होता है, ये होता है 1741 में। किस किस के बीच हुआ, पेशवा बाजीराव और सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में। शर्तों में काफी सारा था कि पेशवा को मालवा की सूबेदारी दे दी जाएगी, लेकिन पेशवा को वादा करना पड़ेगा कि मराठा कभी भी मुगल क्षेत्रों में उपद्रव नहीं करेंगे, क्योंकि सवाई जयसिंह तो अपन कहें एक तरीके से मुगल और मराठा दोनों का ही सहयोग चाहते थे। तो ये संधि होती दोनों के बीच में, जिसे अपन धौलपुर समझौता कहते हैं। कब हुआ, 1741 में। अब देखिएगा आगे की बात। आगे की बात आ रही है मराठा भूमिका हो गया। जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष कैसे चलता है साथियों, गौर करना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष क्यों चला, क्या जरूरत पड़ गई जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष की। अब जरा गौर करना, मैं बताता हूं। जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष इसलिए चलता है मित्रों, अभी अपन ने कहा कि जयपुर में, एक मिनट, जयपुर में शासक कौन थे, सवाई जयसिंह, ठीक है। अब सवाई जो जयसिंह थे उनका एक बड़ा पुत्र था, और उस बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखेंगे ईश्वर सिंह। ये इनका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था ईश्वर सिंह, और इनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह की मां का क्या नाम था, तो याद रखेंगे माधो सिंह की मां थी चंद्रकुंवर, जो कहां से थी, मेवाड़ से थी। जब हुरडा सम्मेलन वगैरह हुआ तब सवाई जयसिंह ने मेवाड़ राजकुमारी अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री चंद्रकुंवर थी, उससे पहले ही चंद्रकुंवर से इस शर्त पर शादी की थी कि इससे होने वाला पुत्र जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। इससे होने वाला पुत्र कहां बैठेगा, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन इनका बड़ा पुत्र तो कौन था, ईश्वर सिंह था। तो इन्होंने ये जो युद्ध के बीज थे, ये तो इन्होंने बो दिए थे पहले भाई साहब, इन्होंने बो दिए युद्ध के बीज, तो है ना। इन्होंने कहा कि ये बैठेगा, चलो मान गए बैठेगा। लेकिन जैसे ही सवाई जयसिंह की क्या होती है, मृत्यु होती है। सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है तो दोनों के अंदर क्या होता है, विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। माधो सिंह जो था उनको कहा गया कि रामपुरा ले लो, लेकिन माधो सिंह संतुष्ट होने वाला नहीं था, और इन दोनों के अंदर क्या प्रारंभ हो जाता है, कलह प्रारंभ हो जाता है। और इस कलह के बारे में कहावत थी जयपुर में तो प्रचलित कि माधो मांगे आधो, माधो मांगे आधो ईश्वर देवे न पाव, राम जी की मर्जी हो तो पूरे परी दाव। क्या कहावत थी कि माधो मांगे आधो, माधो मांगे आधो ईश्वर देव ने पाव, राम जी की मर्जी हो तो पूरे परी दाव। यानी माधो तो आधो मांग रहे हो, माधो तो आधो मांग रहे हो, अरे ईश्वर खे मैं पावी कौन दूं, राम जी की मर्जी हो तो पूरे परी दाव। ईश्वर ये चाहता था कि मैं तो पूरा ही रख लूं। ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध हुई। कौन सी कहावत हो सुनाओगे, माधो मांगे आधो ईश्वर देव ने पाव, राम जी की मर्जी है तो पूरे परी दाव। यानी माधो सिंह आधा राज्य चाहता था, लेकिन ईश्वर सिंह 1/4 भी नहीं देना चाहता था, वो पूरे परी अपना अधिकार करना। अब क्या हुआ भाई साहब, अब देख लो आगे आगे क्या होता है। अब इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, और इस विवाद की स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध होता है। बस इतना याद रखना है, दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। कैसे होता है देखिएगा, कौन कौन सा होता है वो देखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। हो गए दोनों के मध्य विवाद की स्थिति।
अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रबाई का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पे हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। और 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु होगी, तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को क्या दे दी? चुनौती दे दी। अब जब ये चुनौती दी जाती है तब इन दोनों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। पहला युद्ध कौन सा होगा? गौर करेंगे, राजमहल का युद्ध। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि राजमहल का युद्ध कब होता है? तो साथियों गौर कीजिएगा, राजमहल का जो युद्ध है ये 1747 में होता है। सन याद रख लीजिएगा, डेट वगैरह कोई नहीं पूछेगा। आप इतना याद रखें कि राजमहल का युद्ध कब होता है। डेट पूछ ले तो 1 मार्च 1747 है, बाकी आप सन याद कर लिए काफी। 1747 में राजमहल का युद्ध होता है। गुरुजी किस किस के बीच हुआ? ये होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। गुरुजी जीत किसकी होती है? जीत इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की होती। और इस जीत की खुशी में ईश्वर सिंह क्या करता है? कीसर लाट बनवाता है। क्या बनवाता है भाई साहब? ईश्वरी सिंह इस जीत की खुशी में ईसर लाट बनवाता है, जिसे सरगासूली कहते हैं। ईसर लाट को क्या कहा जाता है? सरगासूली कहा जाता है, याद रखेंगे। यानी ईश्वर सिंह इस जीत की खुशी में, राजमहल के युद्ध की जीत की खुशी में जो टोंक में था, इसमें आपका क्या करता है? ईसर लाट बनाता है, जिसे सरगासूली कहते हैं। और कहा जाता है कि लास्ट में इससे कूद के इसने क्या कर लिया था? अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हो गया जी। अगले ही वर्ष फिर युद्ध होगा। 1748 के अंदर। यह युद्ध कौन सा था? यह बगरू का युद्ध था। और इस युद्ध में ईश्वर सिंह की क्या हो जाती है? हार हो जाती। हार हुई, मराठाओं का दबाव पड़ा। और दबाव का परिणाम यह था कि 1750 के अंदर ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के पहले शासक थे जिन्होंने मराठाओं के दबाव में आके और आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। दिसंबर 1750 में आत्महत्या करते हैं। और अब दिसंबर 1750 में आत्महत्या करते हैं और 1751 में अब गद्दी पे कौन बैठ जाता है? अब गद्दी पे बैठ जाता है माधो सिंह। यानी 1750 में कौन खत्म हो गए? ईश्वरी सिंह। 1751 भाई दिसंबर की बातें थी, है ना? ये लगभग 13 दिसंबर की बातें थी। जनवरी में फिर आ जाते। अब जनवरी में शासक कौन बन जाते हैं? माधो सिंह बन जाते हैं। काफी लंबा चौड़ा 7-7 फुट की तो हाइट यहाँ की। माधो सिंह जयपुर के शासक बन जाते हैं। अब मराठा है फिर से आक्रमण करते हैं, क्योंकि वो तो धन लेना चाहते थे, लेकिन इस बार मराठाओं को मुंह की खानी पड़ती है। और मराठा जो थे इनका जयपुर के अंदर कत्लेआम किया जाता है। मात्र 60-70 मराठा थे, वो बचे कैसे? भाग करके उन्होंने अपनी जानें बचाई। यानी मराठाओं का कत्लेआम जयपुर में कौन से शासक के समय हुआ? तो आप कहेंगे मराठाओं का कत्लेआम जयपुर के अंदर माधो सिंह के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? माधो सिंह के समय में। अब देखिएगा थोड़ी बहुत बातें हो रही, ये भी कर लेते हैं अपन। अगला आ रहा है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। कोई खास बात नहीं वैसे जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में। आपको मैं छोटी छोटी 2 बात बता देता हूं कि जोधपुर के अंदर अपन पढ़ते हैं कि शासक अजीत सिंह वगैरह थे। फिर आपका अभय सिंह और बख्त सिंह, ये दोनों भाई थे भाई साहब। अभय सिंह, बख्त सिंह दोनों भाई थे। अब दोनों शासक बनना चाहते थे। तो भाई साहब गड़बड़ तो होगी ना। तब इन्होंने मराठाओं से क्या ली? सहायता ली। अभय सिंह तो खत्म हो जाता है। अब शासक कौन बन गया? राम सिंह बन गया। बख्त सिंह चाहता था मैं बनूं। और इन दोनों की आपसी लड़ाई में जोधपुर का इतना नुकसान हुआ कि जोधपुर काफी पीछे चला जाता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ये उत्तराधिकार संघर्ष कब से लेके कब तक चलता है? ये 1735 से लेके और 1755 तक ये संघर्ष चलता है। बाकी कोई काम की बात है नहीं। पहले अभय सिंह और बख्त सिंह के बीच में, बाद में अभय सिंह का पुत्र राम सिंह शासक बनता है, तो बख्त सिंह और राम सिंह के बीच में ये कहानी चलती है। अगली बात आ रही है, मेवाड़ में भी उत्तराधिकार संघर्ष चला। बिल्कुल, मेवाड़ में भी उत्तराधिकार संघर्ष चला। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी 2 दावेदार हो गए, एक अरि सिंह और दूसरा रतन सिंह, और दोनों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठाओं का हस्तक्षेप हुआ, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति थी उसके सारे मार्ग क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं।
राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहां का विकास है वो क्या होने लग गया, अवरुद्ध होने लग गया। अब अंग्रेजों से संधियां वगैरह की जाती हैं, वैसे संधि का अलग से टॉपिक लेके आऊंगा, इसमें क्या लिख रखा है वो देख लीजिएगा। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठाओं द्वारा फैली गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न कर दी और ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव होता है और ये अपनी शक्ति के विस्तार और अन्य राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हो जाते। पर राजस्थान वाले मराठाओं से दुखी हुए पड़े थे, वो चाह रहे थे किस प्रकार मराठा से, पिंडारियों से अपने को छूट मिले। और उसके बाद 1817-18 के अंदर राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करना शुरू कर दी। सबसे पहले संधि कौन करता है तो याद रखेंगे भरतपुर करता है, और उसके बाद में 1818 में सिरोही राज्य को छोड़ के सभी संधि कर लेते हैं, और लास्ट में 1823 में सिरोही भी क्या करता है, संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। संधियों के परिणाम क्या होते हैं, संधि करने से 1817-18 इसकी संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिया जाने वाला खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती, पता ही है। शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल जाता अंग्रेजों को, और उनका शासकों को सामंतों की विशेषाधिकार शक्ति नष्ट करनी पड़ी। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि हुई, और किस प्रकार से आगे चल के आंदोलन वगैरह होते हैं ये तो अपन लोग जानते हैं। ये थी आज की क्लास, कैसी लगी, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए अलविदा। कल वाली क्लास को देखना ना भूलिएगा, 1857 की क्रांति आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।